नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करूंगा और कोशिश हमारी रहेगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, क्या वही सनातन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे बड़ा कारण है, लेकिन प्रमुख कारणों में से एक कारण जरूर है। अब देखिए भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हुए, क्योंकि हमारे सनातन को जब मुगल लोग आए थे तो तलवार के बल पे कन्वर्जन करते थे, धर्मांतरण करते थे, हिंदुओं को ईसाई धर्म में ले जाते थे। उनकी पद्धति बहुत ही क्रूड, बहुत ही बार्बरिक, बर्बरतापूर्ण थी। लेकिन फिर भी उस समय तक हमारे पास सनातन को बचने का कारण था। हमारी शिक्षा पद्धति, बेशक वो लोग अरबी, उर्दू ये सब डालना शुरू किए, क्योंकि उर्दू भाषा जो है वो भी पूर्ण तरह, इसकी उत्पत्ति तो भारत में हुई है लेकिन पूर्ण तरह वो भारतीय रहा नहीं। उसमें इतने सारे शब्द डाल दिए गए फारसी के, अरबिक के, कि वो भी विदेशी हो गया। लेकिन जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो उन्होंने जो यहाँ पे सिस्टम देखा, और देखने के बाद भारतवर्ष में गुरुकुल को खत्म करने की उसने एक प्रतिज्ञा सा लिया। और उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीकों से उन्होंने सनातन धर्म को बर्बाद किया। और उसका जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ये टूल किट क्या है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट था मिशनरी स्कूल्स। वही मिशनरी स्कूल, सेंट जोसेफ, सेंट माइकल, सेंट केरेंस, बिशप स्कॉट्स, नाम सुनने में कितना हाई फाई लगता है। अभी भी कोई मुरली मनोहर सिंह का नाम बोले तो लगता है यार इट्स अ वेरी क्रूड, ये देहाती वर्ड क्या यूज़ करते होंगे। राम बहादुर गंगा सिंह यदि कोई बोले, बोलते क्या यार ये गंगा सिंह, फलना सिंह। लेकिन यदि कोई जॉर्ज बोलता है तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, अरे जरूर पढ़ा लिखा होगा। तो ये जो सोच हमारी अभी कैसे आई, हम इस तरह के मानसिकता के से कैसे ग्रसित हो गए, यदि इसके ऊपर हम चलें तो बहुत सारे बिंदु हैं जो कि हमें दिखाई पड़ता है। सन 1858 में इंडिया एजुकेशन एक्ट बनाया गया, इंडिया एजुकेशन एक्ट 1858, और इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकेले ने की थी। बार बार सुनते होंगे कि मैकेले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसका अब देखिए वो लोग अपने लिए कितना अच्छा स्थान रखा, लॉर्ड। अब कहता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम लोग अपने लिए एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यदि किसी को, ये लोग पहले से ही हमारे देवी देवता को भी लॉर्ड रमा, लॉर्ड कृष्णा, अरे काहे का लॉर्ड यार, ये अंग्रेज जुमा जुमा कुछ साल पहले आए और हमारे देवी देवताओं को भी लॉर्ड कहने की आदत डाल दी। इसका कारण क्या था, वही वेस्टर्न एजुकेशन, लॉर्ड मैकेले की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट किया था इंडिया एजुकेशन एक्ट के द्वारा 1858 में। इसमें उसके पहले उसमें यहाँ भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया गया, पूरे भारत वर्ष का दो पार्ट में बांटा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मतलब उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, क्योंकि बृहद रूप था, ब्रिटेन के सामने तो बहुत ही बड़ा देश था। और कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी, बिट्स एंड पीसेस में रिपोर्ट दिया था। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। ये स्टडी टीम करने वाले बंदे थे। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लिटनर ने भारतवर्ष के उत्तरी भाग का सर्वेक्षण किया और उसने कहा कि भारत में 97%, मतलब 97% साक्षरता है। और उसी दूसरी तरफ मुनरो ने साउथ इंडिया, जो हमें जो दक्षिणी भारत जो बोलते हैं, उसका स्टडी किया और उसने बताया कि यहाँ पे साक्षरता दर 100% है। बताइए दोस्तों, 1858 के समय जो अंग्रेज लोग की सर्वेक्षण थी उसमें 97% नॉर्थ इंडिया एंड 100% साउथ इंडिया। किस समय,
कितने मार खाने के बाद मुगल के पहले दिल्ली सल्तनत में जितने भी आक्रांता आए, जजिया लगाया, क्या नहीं किया। जो कमज़ोर दिल के थे वो तो मुसलमान बन गए, जो बच गए सनातनी, क्योंकि उनको बचने के बाद जब बच गए तो अपनी शिक्षण पद्धति में वही गुरुकुल वाला सिस्टम से चलते आ रहे थे, फिर भी अपने मौलिक मान्यताओं को बचा कर रखा था। लेकिन 1858 के बाद जब ये सर्वेक्षण हुआ और इंडिया एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद से ही शनय शनय हमारी पतन शुरू हो गई। अब देखिए आगे क्या है। मैकेले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अलग गुलाम रखना है तो इसकी शिक्षा पद्धति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि वो जानता है कि ब्रिटेन के पास कोई शिक्षा पद्धति नहीं थी। आप लोग को जान के बड़ी हैरानी होगी कि 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी वो लोग उतने ही बारबेरिक थे जितना कि ये मुग़ल लोग थे। और अंग्रेज़ों की क्रूरता आपने 1945 के आसपास देखा ना, किस तरह से यहूदियों को गैस चैम्बर में रख के मारा हिटलर ने। तो वो क्या, हिटलर तो यूरोप कंट्रीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था। जर्मनी, हिटलर जिस देश का शासक था, कितनी बर्बरता उसने की थी। तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, किसका कहना था? लॉर्ड मैकेलो। और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। जो हमारी जो संस्कृत के बेस पे गुरुकुल सिस्टम चल रहे थे, उसको बर्बाद करना होगा। और इस देश में पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश के शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जब यहाँ अंग्रेज आए तो हिंदुस्तानियों की एक फितरत रही है उनकी गुलामी करना। अभी भी देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग किसी भी राजनीतिक दल में, जैसे अब कांग्रेस की ही देखते हैं। कांग्रेस ने एक ड्राफ्ट बिल बनाई थी 1993 में। उसके अंदर ये था कि कॉमनल राइट्स प्रिवेंटिव एक्ट, इस तरह से कुछ था। मतलब कि यदि कहीं पे कोई दंगा होता है तो उसमें दोषी हिंदुओं को ठहराया जाएगा और ये मान के चला जाएगा कि हिंदू लोग ही दंगा फैलाया है। उसके जज भी मुसलमान होंगे, उसके आईओ भी मुसलमान होंगे। मतलब इस तरह से जैसे अंग्रेजों मुगलों के टाइम में जजिया टैक्स होता था, इस कांग्रेस ने, जिसकी कांग्रेस के जो अभी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि भारत माता की जय क्या बोला जाता है? भारत माता की जय कॉन्सेप्ट है विच इज़ स्पोकन बाय इलिटरेट्स। हमारी माता, तुम्हारी माता, सबकी माता ही भारत माता है। भारत माता personified as entity, that sovereign territorial portion of the country which we consider this land holy land for us। एक किसी का मातृभूमि हो सकता है, पितृभूमि हो सकता है, लेकिन पूज्य भूमि नहीं है, ना तो क्रिश्चियन का, ना तो यहूदियों का और ना ही इस्लामिस्ट का। लेकिन हिंदुओं की, सनातनियों की ये पूज्य भूमि है, तभी हम इसको भारत माता बोलते हैं। अब देखिए बेवकूफ़ों ने भारत माता की किस तरह से बेइज्जती की कि 1948 में एक साधारण सा हाड़ मांस का इंसान जो दिखता था उसको राष्ट्रपिता बता दिया। तो जो 1869 में महात्मा गांधी, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, एक बहुत ही मीडियोकर व्यक्ति, उसको क्या बना दिया? राष्ट्रपिता। इस जघन्य अपराध के बारे में क्या बोलूं, आप खुद सोचिए। मैकेले का एक मुहावरा था, वो हर समय इस्तेमाल करता था। कहता था कि जैसे खेत में आप फसल बोने के पहले पूरे खेत को जोते हो, हल से जोए, ट्रैक्टर से जोते हैं। ये बात मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। ये मैकेले की इट वाज वेरी फेमस सेइंग्स। तो आप अपने रूल्स को यदि भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में 97% लिटरेसी रेट और साउथ इंडिया में 100% लिटरेसी रेट है, तो आपको एक गुरुकुल सिस्टम है उसको ख़त्म करना होगा। और उसने तुलना कैसे की
कि यदि कोई नया फसल आप बोते हो खेतों में, तो नया फसल बोने के पहले पूरी खेत की जुताई की जाती है, उसको बढ़िया से साफ किया जाता है, घास पुआल सब निकाला जाता है, समतल किया जाता है। अब देखिए उसके सोच कितने विध्वंसात्मक मतलब डिस्ट्रक्टिव थे। किसको बर्बाद करना चाहता था? गुरुकुल को। अब देखिए गुरुकुल क्या है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित किया, और गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उससे मिलने वाले सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। ना आप गुरुकुल चला सकते हो, और यदि गुरुकुल को जो सपोर्ट करती थी एजेंसीज या जो संस्थाएं, उसको भी गैर कानूनी कर दिया। और गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई, उसमें पढ़ने वालों गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाल दिया। हम लोग जानते थे कि बख्तियार खिलजी ही केवल आतताई था, आतंकवादी था, जो कि आया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, हमारा जो राजगिरी नालंदा में जो नालंदा विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जलाया, जिसकी मतलब कहते हैं कि आग 6 महीना तक जलती रही। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रचंड आग लगाई होगी उस दरिंदों ने। वही बख्तियार खिलजी जिसके नाम पे बख्तियारपुर है। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, कितना? 7,32,000 गुरुकुल। और उस समय देश में गांव कितने थे? 7,50,000। कितनी मनोहर अनुपम छटा रहती होगी उस समय। हमारे देश में गुरुकुल की संख्या कितनी थी? 7,32,000। और गांव कितने थे? 7,50,000। मतलब तकरीबन एक गांव पर एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल थे, जो आज की भाषा में हम कंपेयर करें, इनको बोलते हैं सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट। इन गुरुकुलों को क्या बोला जाता था? हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट। और उसमें 18 विषय पढ़ाए जाते थे। देखिए आज हमारा देश आज़ादी के बाद, सो कॉल आज़ादी के बाद, CBSE ICSE 5 विषय पढ़ाते पढ़ाते थक जाती है, और छठा विषय के बारे में बोलता है वो ऐच्छिक है, आप यदि चाहो तो, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लेकिन उसमें 18 विषयों की पढ़ाई होती थी इन गुरुकुलों में। 7,32,000 गुरुकुल कहाँ कहाँ फैले हुए थे? 7,50,000 गाँव में। मतलब औसतन एक गुरुकुल एक गांव में। इस तरह सारे गुरुकुल को उन्होंने खत्म कर दिया, मारा पीटा, जेल में डाला, आतताएं फैलाई, और उसको लोगों को सबको तहस नहस कर दिया। मैकेले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज। दिमाग से अंग्रेज। और वही ट्रांसफर ऑफ पावर में अंग्रेज लोग बैठे हुए थे नेहरू के रूप में। सिगार पीता हुआ, द इंस्टिंक्ट इन द स्पिरिट ऑफ विमेनाइजिंग, व्हाट मोर आई शुड से अबाउट दिस। देखने में हमारे ही रंग वाले थे, लेकिन देवर मेंटालिटी उनकी अंग्रेजों वाली थी। सिस्टम कौन सा था? मैकेले का एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में अभी भी वक्त है कि हम थोड़ा चेतें, अपने बच्चों को ये जितने सन माइकल, सेंट जेवियर ऐसे ऐसे स्कूलों में जाने मत दें। उनके इंटरेस्ट में ये क्रॉस और जीसस का फोटो होता है, और उसे बच्चे को देखने के बाद पहली क्यूरियोसिटी, आपको याद होगा हम लोग तो मनोहर पोथी वाले युग के हैं, जहाँ पे ग से गणेश पढ़ाया जाता था, बाद में वही पढ़ाई ग से गधा हो गया। तो अभी जो पढ़ाई हो रही है वो गधों की पढ़ाई है। जब बच्चा स्कूल प्रेमाइस में घुसेगा और वहाँ क्रॉस देखेगा और जीसस को क्रूसीफाई किया जाएगा, तो क्यूरियोसिटी तो होती है ना। अभी भी कोई रोड साइड में कोई मदारी मिल जाता है बंदर को नचाते हुए, भालू को नचाते हुए,
तो लोग खड़े हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो खड़े होते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे भिखारी लोग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग, जिसको वाइट कलर जॉब वाले लोग भी बोलते हैं ना, यदि इनको मौका मिल जाए, थोड़ा सा स्पेस हो जाए, तो गाड़ी रोक के खड़े होते हैं, देखते हो माय गॉड, समथिंग वेरी फनी, वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन द रोड साइड। वीडियोग्राफी करते हैं, उसको अपने बच्चों को शेयर करते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द रोड साइड। आज का एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न वही है। जब तक हम अपने गुरुकुल सिस्टम को वापस नहीं लाएंगे, हम अपने सनातन को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है, मैं कतई नहीं जो आधुनिकता के जो सोच है उसके खिलाफ हूँ। मैं केवल उसके खिलाफ हूँ जो इसके अंदर निहित अदूरदर्शिता और हमारे जो कहता है ना सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट, जिसकी अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है, उसके चलते हम अपने सनातन को नहीं पढ़, हमारे बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते। संस्कृत के बच्चे लैटिन पढ़ाया जा रहा है, अरेबिक पढ़ाया जा रहा है, फ्रेंच पढ़ाया जा रहा है। हम इन बच्चों को यदि 18 लैंग्वेजेस यदि उसमें पढ़ाई जाती थी तो हम क्यों नहीं हम उसको मगही पढ़ावें, उसको भोजपुरी पढ़ावें, उसको तमिल पढ़ावें, उसको तेलुगु पढ़ावें, भारत की जितनी लैंग्वेजेस है सब पढ़ावें। और हर लैंग्वेज के अंदर इतनी फोकलोर है, इतनी स्टोरीज हैं, इतनी जातक कथाएं हैं, जिससे कि रामायण और महाभारत के भी बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो हमारे बच्चे हमारे रूट से जुड़ेंगे, और एक बार हमारे बच्चे हमारे रूट से जुड़ गए तो फिर सनातन को किसी से खतरा नहीं होगा। हम इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने सुदृढ़ हो जाएंगे कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। आज के दिन में हिंदुओं की क्या हालत है? बहुत बार जो 1400 साल पहले एक धर्म आया, अपने अनुनाइयों को इतना आतंकित किए हुए है कि एक शब्द जो उनके हदीसों में लिखा हुआ है, जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी को यदि उद्धृत कर दो तो पता नहीं क्या क्या उसके खिलाफ निकाल देते हैं, और वो डर जाता है, डर से कुछ नहीं बोलता। अभी भी डर का माहौल पूरे विश्व में है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपनाते हुए भी लोगों ने इस्लामिक फोबिया नाम का एक टर्म दिया है। ये क्या है? डराते हैं वो, और विक्टिम कार्ड भी वही खेलते हैं। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों पर पहले ध्यान दें, खुद रामायण पढ़ें, फिर खुद जो है सो धार्मिक किताबों को पढ़ें, और उनकी स्टोरीज़ को, उनके श्लोकों को बच्चों को बताएं। और वो बताने के पहले आपको संस्कृत पढ़ना होगा, क्योंकि संस्कृत जो है इसे सारे भाषाओं की जननी है। एक क्रिश्चियन को बाइबल आता है, एक मुस्लिम को कुरान आता है, क्योंकि जिस भाषा में वो लिखा हुआ है उस भाषा में वो निपुणता हासिल किए हुए है। लेकिन एक सनातनी को संस्कृत नहीं आता, इसीलिए वो ना तो रामायण बढ़िया से पढ़ पाता है, रामचरितमानस बढ़िया से पढ़ पाता है, ना ही गीता पढ़ पाता है। गीता पढ़ पढ़ के सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने कितने नोबेल प्राइज लिए। कहा जाता है कि एटम बम, आणविक शक्ति की जो जिसने भी खोज किया, वो उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन गीता थी। इसलिए दोस्तों, अब मेरे अभिभावकों तथा बच्चों, सनातन को बचाने के लिए हमें जड़ तक जाना होगा। उसके लिए संस्कृत भी सीखनी होगी, अपनी मातृभाषा के अंदर जितनी भी विधाएं हैं उनको सीखना होगा, और अपने ऊपर एक गौरव की बात डेवलप करनी होगी। तभी हम अपने सनातन को बचा पाएंगे। बहुत सारे कठोर रास्ते हैं चलने के लिए, यदि उनके ऊपर हम अपनी भाषा के ऊपर, अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिए तो हम बच नहीं पाएंगे। ये मैं आपको डरा भी रहा हूँ और सचेत भी कर रहा हूँ, ताकि हम कल आने वाली पीढ़ियों को अपने साथ साथ उनको भी बचा पाएँ। फिर अगले दिन मिलेंगे कोई नई विचार के साथ। तब तक धन्यवाद। जय गौ माता, जय सनातन, भारत माता की जय।
धन्यवाद।